लेट्स कंटिन्यू विथ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो बेटा हमने पिछली क्लास में बात की थी कि ज्योमेट्री की ज़रूरत क्या थी, व्हाट वाज द नीड ऑफ ज्योमेट्री। अब ये देखो कि इंडिया में क्या हो रहा था, ये आपने पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर अराउंड 4000 ईयर्स बैक यहाँ पर भी आप देखो कि जो कॉलोन सिटी डेवलप हो रहा था, विदाउट ज्योमेट्री वॉज दिस पॉसिबल कि आप ईंटें बना लो। आपकी जो ब्रिक्स का साइज़ है वो लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशो 4:2:1 है, दैट वाज फिक्स। उन्होंने ईंटों को भट्टी में पकाया हुआ है फायर से। हाँ, मतलब उनको इतना नॉलेज था उस टाइम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, मेंसुरेशन का नॉलेज था। ये सब डिज़ाइन क्यों बना पाए वो? क्योंकि उनको ज्योमेट्री आती थी, उनको मेंसुरेशन आता था, उनको ज़रूरत पड़ी, सो दे डेवलप्ड ऑल दिस थिंग्स। वहाँ पर आपने पढ़ा होगा एसएसटी में, एक हाई लेवल सिटी थी, एक लो लेवल सिटी थी। हाँ, उसमें पूरा आपके डिफरेंट साइजेस रूम्स थे, देयर वर बाथरूम्स, स्मॉल बाथरूम्स इन एवरी रूम होम, और बड़े बड़े आपके टोटल, हाँ, ऐसे ड्रेनेज सिस्टम था पूरा सिस्टमेटिक। यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स कि आपका पूरा का पूरा पैसेज बना है, सड़कें आपकी सारी पैरेलल थी कि हवा चलती थी तो वो साफ़ हो जाती थी। डायरेक्शन उन्होंने ऐसा रखा था कि एयर से ही स्वीपिंग का काम हो गया। आपका ये सब पुराने ज़माने का उन्होंने उसको ड्रामेटाइज कर दिया है। तो इतना बड़ा शहर बनाया, तो क्या बिना मैथमेटिक्स के, बिना यूज़ ऑफ ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, दिस वाज नॉट पॉसिबल। जो हम डेवलप्ड रह रहे हैं, ये ईंटों का देखो, आपकी ब्रिक्स का साइज़, और ये वो थे कॉमन बाथरूम्स जिसमें स्टेयर्स थी चारों साइड से उतरने के लिए। बिना मेजरमेंट के आप नहीं कर सकते बेटा। हाँ, ये सब काम बिना ऐसे आप उठा करके बनाने लग जाओगे। आप कोई भी छोटा सा स्कूल में आपको प्रोजेक्ट मिलता है, मॉडल मिलता है कि आपको ये बनाना है, या आपको पहले जैसे स्कूल्स में जनरली बोल देते हैं वाटर वाला रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है। बिना मेजरमेंट के आप ये काम नहीं कर पाते हो। तो ये सब काम करने के लिए, ये सब डिज़ाइंस बनाने के लिए, यू नीड टू नो द मैथमेटिक्स, यू नीड टू डेवलप ज्योमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मेंसुरेशन, तभी आप एक इतना ऑर्गेनाइज्ड टाउन डेवलप कर पाए। तो आपको पता चल गया कि इंडिया में भी द वर्क वाज गोइंग ऑन टू डेवलप ज्योमेट्री। ठीक, ये कुएँ हैं, कई घरों में खुद के वेल थे, दे हैव बेटर सीवरेज सिस्टम की नालियाँ थी न ढकी हुई, हाँ, पैक्ड, और वो जाती थी बड़ी नालियों में, बड़े सीवेज सिस्टम में, और वहाँ से वो कहीं और, ये देखो ये सब कवर्ड है, और बीच बीच में उन्होंने मेन होल्स भी बनाए थे। अभी भी आप कई जगहों पर देखते हो कि वहाँ पर आपका ये सीवेज सिस्टम ढंग का नहीं है, और ये उन्होंने उस जमाने में दे मेड अ वेरी गुड सीवेज सिस्टम, जब कहीं और नहीं था, इंडिया में था। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सिविलाइजेशन कि हमारे यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। ठीक, तो अब आपकी बुक में क्या दिया है इसके बारे में, आप बुक में पढ़ो, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द एक्सकेवेशंस एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो show that the Indus Valley civilization about 3000 BC made extensive use of geometry, that you have known. It was highly organized society, the cities were highly developed and very well planned. जैसे अपना जयपुर प्लांट सिटी है, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो भी बहुत प्लांट सिटी थे। For example, the roads were parallel to each other and there was an underground drainage system. The houses had many rooms of different types. This shows that the town dwellers were skilled in mensuration and practical arithmetic. उनको ये सब आता था, मतलब डेवलपमेंट यहाँ भी चल रहा था, तभी वो उसको यूज़ कर पाए, and they were very good in this. The bricks used for constructions were kiln fired and the ratio of length, breadth, thickness of the bricks was found to be 4:2:1. उनको पता था इस तरह से क्यूबॉइडल ब्रिक्स बनानी है। फिर इन एंशिएंट इंडिया द सल्ब सूत्र 800 BCE to 500 BC वर द मैनुअल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के मैनुअल्स, आपको पता हो तो पुराने ज़माने में यज्ञ होते थे। हाँ, ये आपने इस तरह के यज्ञ की वेदी वगैरह देखी होगी, दे आर नोन एज अल्टार्स, है ना, ये पुराने ज़माने में। तो आपको पता हो तो इनके साइजेस देखो, इसमें सिंपल 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें अलग डिज़ाइन है, कुछ और हैं। हाँ, दे हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कि आपको यज्ञ हवन करना किस उद्देश्य से है, क्या मोटो है।
पर्सनल पर्पस से करना है, पूरी जनता के बेनिफिट के लिए करना है। जैसे कई बार आपने पढ़ा होगा पेपर में, बारिश नहीं हो रही है तो लोग यज्ञ कर रहे हैं, हाँ। या कई बार इंडिया वर्ल्ड कप में जाता है तो कई लोग उसके लिए यज्ञ करते हैं कि इंडिया जीत जाए। तो अलग अलग कारणों से, अकाल पड़ गया या कोई भी बाढ़ आ गई तो उसके लिए भी लोग बचाने के लिए भगवान से, अभी कोरोना के टाइम पे भी कुछ जगह पर यज्ञ हुए थे कि कोरोना ख़त्म हो जाए, है ना, कोविड चला जाए। तो अलग अलग कारणों से आप यज्ञ करते हैं। तो पुराने ज़माने में उसका कि व्हाट शुड बी द शेप, कैसे डिज़ाइन का होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने स्क्वायर शेप बनाया और करने लग गए स्वाहा, ऐसे नहीं चलेगा, हवन करेंगे। हाँ, आपको एक स्पेसिफिक साइज़ अकॉर्डिंग टू द योर पर्पस कि आप क्यों कर रहे हैं वो सब बनाना पड़ता था। तो उस सब की आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सब ये शल्ब सूत्र करके बुक है, उसमें उन्होंने सारा लिखा हुआ है। हाँ, द ज्योमेट्री ऑफ द वैदिक पीरियड ओरिजिनेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्तार्स, या इनको वेदी कहते हैं, एंड फायर प्लेसेस फॉर परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स, जो हमारे रिचुअल्स हैं, हाँ, उनको करने के लिए ये सब बनाते थे। द लोकेशन ऑफ द सेक्रेड फायर्स हैड टू बी इन अकॉर्डेंस टू द क्लियरली लेड डाउन इंस्ट्रक्शन, साफ साफ इंस्ट्रक्शन से उसमें कहाँ पर बनाना है। हाँ, शुद्धि का ध्यान रखते हैं ना अपन पूजा पाठ में, तो वो कहाँ पर बनाना है, उनका शेप क्या होगा, एरिया कितना होगा। इफ़ दे वर टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, मतलब यदि आपको उस हवन का पुण्य मिले, उस यज्ञ का फल प्राप्त हो, ऐसे ही बोलते हैं ना पंडित जी लोग कि उसका फ़ायदा लेने के लिए आपको तरीके से पूजा करनी पड़ेगी। जहाँ बोला इस जगह पे होना चाहिए पूजा, वहाँ बनाएंगे, किस शेप का बनाएंगे, क्या क्या सामान डालेंगे, हर चीज़ सिस्टमेटिकली इस बुक में लिखी हुई है। शल्ब सूत्र। स्क्वायर एंड सर्कुलर अल्तार्स वर यूज फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स, स्क्वायर शेप के और सर्कुलर शेप के घर के कामों में, घर में कोई पूजा करनी है तो ये करेंगे। वाइल अल्तार्स हुज शेप्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स एंड ट्रेपेजियम वर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक वर्शिप, सारी प्रजा के लिए कुछ करना है, सब लोगों के लिए करना है, कॉमन पब्लिक के लिए, तो बड़े साइज़ के डिफरेंट कॉम्बिनेशन वाले यूज़ होंगे। फिर आपने ये शेप भी बेटा देखा होगा, यू विल बी फेमिलियर विद दिस शेप, या तो आपके घर में कहीं ना कहीं पूजा स्थान में आपने देखा होगा, या आप कहीं भी किसी शॉप पे भी जाते हो तो यू मस्ट हैव सीन कि ये इस तरह से, या तो देखो प्रिंटेड होगा या इस तरह से कॉपर प्लेट्स में होते हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ श्री यंत्र। श्री मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए एक श्री यंत्र की डिज़ाइन है। यदि आप इसकी डिज़ाइन को ध्यान से देखो तो आपको इसमें क्या नज़र आ रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ ट्राइंगल्स। इसके अंदर यू कैन सी कि ये ट्राइंगल है, फिर ये ट्राइंगल है, आड़े टेढ़े कॉम्बिनेशन में इस फिगर में आपको दिख जाएगा, ये ब्लैक एंड वाइट में। देयर आर सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, इस तरह से कुछ डिज़ाइन बना है, मतलब ज्योमेट्री। अभी श्री यंत्र के बारे में भी बड़ी सारी बातें आपकी बुक में लिखी है, क्या कि ये रहा, यस, द श्री यंत्र गिवन इन द अथर्ववेद। ये श्री यंत्र कहाँ पे दिया है, इसके बारे में अथर्ववेद में। इसमें 9 इंटरवुवन आइसोस्लेस ट्राइंगल हैं, इसमें आपके 9 इंटरवुवन आइसोस्लेस ट्राइंगल हैं। हाँ, और फिर क्या बोला है, आप इसको काउंट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। दिस ट्राइंगल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे प्रोड्यूस 43 सब्सिडियरी ट्राइंगल्स। 9 ट्राइंगल्स को हमने इस तरह से अरेंज किया, एक के ऊपर एक, सब आइसोस्लेस मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल। तो ये आइसोस्लेस ट्राइंगल को इस तरह से अरेंज किया, जैसे आपने एक ट्राइंगल इधर रख दिया, दूसरा ट्राइंगल ऐसे रख दिया, तो इनके इंटरसेक्शन से भी ट्राइंगल बन गया ना, 1 2 3 4 5 6। अब आपने और भी ट्राइंगल्स इस तरह से प्लेस करते गए, तो ये 9 ट्राइंगल्स रखे, उनके कॉम्बिनेशन से जो छोटे 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 बन गए, टोटल 43 ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए। उससे क्या हुआ, दो थ्रू एक्यूरेट मेजरमेंट्स, ज्योमेट्रिक मेजरमेंट वर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्तार। हाँ, अब ये क्या है कि भैया एक्यूरेट मेजरमेंट तो दे दिया कि ऐसे ऐसे बनाना है, हवन कुंड ऐसे बनाना है, पर क्यों बनाना है उसका रीज़न नहीं सिखाते थे। हिंदू धर्मों की प्रॉब्लम क्या है कि आपका देयर इज साइंस बिहाइंड दोज थिंग्स, बट दैट साइंस वॉज नॉट डिस्कस्ड। दे विल से ऐसे करो तो पूजा का फल मिलेगा, ऐसे ही बनाना है, पर क्यों बनाना है ये नहीं डिस्कस किया। आपको उसके पीछे का
साइंस या मैथ्स बिहाइंड दैट थिंग कि क्यों करना है इस डिज़ाइन से, दैट वाज नॉट डिस्कस्ड। ठीक, अब आपका जो ये है दो एक्यूरेट ज्योमेट्रिक मेथड्स, तो द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस वर नॉट डिस्कस्ड। These examples show that geometry was being developed and applied everywhere in the world, but this was happening in an unsystematic manner. Geometry developed तो all over the world, सबको ज़रूरत थी, किसी न किसी कारण से। वो नदी से पानी आ गया, बाढ़ आ गई तो वो ज़मीन नापने के लिए कर रहे थे, हम लोग पूजा पाठ के लिए कर रहे थे, अलग अलग कारणों से हम शहर बसा रहे थे, अलग अलग कारणों से लोग काम तो कर रहे थे ज्योमेट्री पर अनसिस्टेमेटिक मैनर में। आपको ये करना है, आपने कर लिया, आपको उसकी ज़रूरत पड़ी, आपने उस हिसाब से कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई किए, हिट एंड ट्रायल किया, डिफरेंट थिंग्स ट्राई की, एंड फाइनली यू फाउंड सम सक्सेसफुल मेजर टू डू दोज थिंग्स, है ना। तो हर जगह काम चल रहा है, पर जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं ना सिस्टेमेटिक चैप्टर वाइज, वैसा कुछ काम नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ, और इसको जो नॉलेज उन्होंने डेवलप गेन किया उसको वो पास कैसे करते थे फ्यूचर जनरेशन्स को, या तो ओरली, जैसे हमारे यहाँ तो गुरुकुल होते थे, स्कूल की जगह पे गुरुकुल होते थे, आप स्टूडेंट जाता था उपनयन संस्कार के बाद टीचर के पास, वहीं पे रहता था आश्रम में, और उस टाइम पे उसको पूरा पढ़ाते थे। दैट वाज ब्रह्मचर्य, 25 साल शुरू की आपकी एज के कुछ साल बाद जब आप थोड़े बड़े होते हो, यू वर टीनेज, यू वर सेंट टू द गुरुकुल, और आपको वहाँ पर हॉस्टल, हाँ वहीं पर रहकर आपको टीचर सारी चीज़ें पढ़ाता है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर लर्न, आपको याद करा दी जाती थी, लिखने का इतना कॉपी पेन वाला सिस्टम नहीं था। और कुछ थे तो लीफ होती थी, पाम ट्रीज़ या कुछ लीव्स होती थी जिन पर इंक में फेदर को डुबो के लिखते थे ना, मोर पंख या कोई भी फेदर का टिप ले करके उसको पेन की तरह यूज़ करके लिखा जाता था। तो दैट वाज डिफ़िकल्ट, तो उन चीज़ों को संभाल के रखना वो थोड़ा सा मुश्किल था। तो बेटा उसमें पाम लीफ मैसेजेस या दूसरे तरीके से वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को जो नॉलेज उन लोगों ने गेन किया था उसको ट्रांसफ़र कर रहे थे। ऑल्सो वी फाइंड दैट इन सम सिविलाइजेशन लाइक बेबीलोनिया, ज्योमेट्री रिमेन्ड अ वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिसिप्लिन, एज वॉज द केस इन इंडिया एंड रोम। बेबीलोनिया में, इंडिया में, रोम में ज्योमेट्री प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, मतलब हमको कोई प्रॉब्लम हुई, हमने कुछ बनाया, उसका सिस्टम डेवलप कर लिया और बता दिया कि ऐसे बना लो, ऐसा हो तो ये चीज़ें तो ऐसे बना लो, ठीक। पर डिस्कस नहीं किया कि क्यों किया, कैसे किया, वो बातें नहीं की कि ये चीज़ काम क्यों कर रही है, उसके पीछे के प्रिंसिपल्स को नहीं ढूंढा। द ज्योमेट्री डेवलप्ड बाय इजिप्शियंस मेनली कंसिस्टेड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट्स, कि रिजल्ट क्या आया उस पर डिपेंड करते थे। देयर वर नो जनरल रूल्स ऑफ द प्रोसीजर, प्रोसीजर का कोई रूल नहीं था, रिजल्ट ये करना है, ये कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, हो जाएगा, क्यों हो जाएगा नहीं पता। इनफैक्ट बेबीलोनियंस एंड इजिप्शियंस यूज ज्योमेट्री मोस्टली फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज एंड डिड वेरी लिटिल टू डेवलप इट एज अ सिस्टमेटिक साइंस। उन्होंने ज्योमेट्री खूब यूज़ की पर उसको साइंस की तरह डेवलप नहीं किया। दे यूज फॉर देयर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, कि भाई बाढ़ आ गई या आ गया कुछ है, ग्रेनरी बनानी है या आपको वो बनाने हैं, पिरामिड्स बनाने हैं, दे वर्क फॉर दोस, बट दे डिडंट डेवलप इट एज अ साइंस। बट इन सिविलाइजेशन लाइक ग्रीस, पर जो ग्रीस था वहाँ पे एम्फेसिस पे था रीज़न, कि ऐसा है तो क्यों है। They emphasized on the reasoning behind why certain constructions work, कि ऐसा किया तो क्यों काम हुआ, ऐसे में क्यों नहीं हुआ, what was the problem, they tried to found out those things। तो उस चक्कर में क्या हुआ, the Greeks were interested in establishing the truth of the statements they discovered using deductive reasoning। रीजनिंग करके वो रीज़न ढूंढते थे कि ये वो कंस्ट्रक्शन काम कर रही है, वो नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही। तो उन्होंने इस तरह से ज्योमेट्री को सिस्टेमेटिक साइंस की तरह डेवलप किया। अब ये इसमें से कई बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, जैसे थेल्स जो हैं, थेल्स का हमने बात की थी, ही वॉज अ ग्रीक मैथमेटिशियन। वो पहला थ्योरम का प्रूफ थेल्स ने किया था, याद रखना क्या थ्योरम था, कि सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर, अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय इट्स डायमीटर। अब आपके लिए बड़ी आसान सी बात है, पर जब उन्होंने बताई 572 BC, इट वॉज अ बिग थिंग। उन्होंने एक थ्योरम प्रूव किया कि सर्कल को हम 2 पार्ट्स में, एक सर्कल है उसको डायमीटर बना करके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो थेल्स का सबसे पहला प्रूफ किसने दिया दुनिया में, थेल्स ने। किस बात का दिया, कि सर्कल को डायमीटर बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ये याद रखना। whom you have heard about, पाइथागोरस जो है इनका सबसे महत्वपूर्ण शिष्य है, जो
दुनिया भर में आज भी फेमस है। अब ये भी कब हुए थे, 572 BC। अब इन लोगों ने बहुत सारा काम किया, ज्योमेट्री में खूब काम किया जो थेल्स और उनके स्टूडेंट्स ने। अब इस सब काम को क्या हुआ कि यूक्लिड करके एक मैथमेटिशियन थे जो मैथ्स टीचर थे इजिप्ट में, अलेक्जेंड्रिया में। उन्होंने क्या किया, जितना भी काम हुआ था उस सबको कलेक्ट किया और अपनी फेमस ट्रीटाइज में उसको डाल दिया। ही कलेक्टेड ऑल द वर्क और उसको, उनकी जो बुक थी, क्या नाम था उसका, इस बुक वॉज नोन एज एलिमेंट्स। इन इस फेमस ट्रीटाइज एलिमेंट्स में उन्होंने सारा की सारा काम डाल दिया। एक सेकेंड, आपकी बुक में आप देखते जाओ। वन सेकेंड, ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो के मैंने कुछ पिक्स भी निकाले थे पहले, फिर वीडियो ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि उसकी हेल्प से ही हम कर सकते हैं। कहाँ चला गया, चलो। अच्छा, ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसने यूक्लिड जो थे उन्होंने टोटल 13 अपनी एक बुक लिखी। बुक, आजकल हम उसको बुक कहते हैं, उस टाइम पे उन्होंने एलिमेंट्स करके एक ट्रीटाइज लिखा जिसके अंदर देयर वर 13 चैप्टर्स। ईच चैप्टर वाज नोन एज अ बुक। उसमें उन्होंने सारी चीज़ें उस वक्त तक जो भी चीज़ें हुई थी वो सारी की सारी डिस्कस की और उन सबको डिफ़ाइन किया। उन्होंने बेसिक डेफिनेशंस भी दी दैट व्हाट इज़ अ पॉइंट, व्हाट इज़ अ लाइन, व्हाट इज़ अ प्लेन। और उस टाइम पे बेटा क्या करते थे, आपको आसपास जो भी नज़र आ रहा है उसी को ज्योमेट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कि हमारे आसपास जो है हम उसको इक्वली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पर एक सिस्टम बना करके कि भाई ये पॉइंट है, ये लाइन है। हमारे आसपास यदि हमें कुछ प्लेन सरफेसेस दिख रही तो हम उसको प्लेन बना करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके लिए हमें जो ज़रूरत पड़ी उन लोगों को, उन्होंने उस हिसाब से मतलब अपने आसपास के वर्ड को ही ज्योमेट्री में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसके पहले का पेज लेना तो पड़ेगा, बिना उसके तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स में उन्होंने सब चीज़ें लिखी। ही थॉट ऑफ ज्योमेट्री एज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव्ड। हाँ, कि उसका मॉडल समझ के उन्होंने उस पर काम किया। द नोटेशंस ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेन और सरफेस एंड सो ऑन वर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट वाज सीन अराउंड देम। From studies of the space and solids in the space around them, an abstract geometrical notion of solid object was developed। कि हमारे आसपास क्या है, सॉलिड का शेप है, साइज है, पोजीशन है और हम उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, इट्स बाउंड्रीज को क्या कहते हैं, सरफेसेस। सॉलिड की बाउंड्री को हम सरफेसेस कहते हैं, आपको पता है। दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर। वो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से सेपरेट करती हैं। जैसे यदि मैंने ये ले लिया, इफ दिस इज अ बॉक्स, तो ये जो बाउंड्रीज हैं, दिस बाउंड्रीज आर सेपरेटिंग, इसको दूसरी जगह से हम इसमें भी कुछ रखेंगे तो सेपरेशन हुआ ना, तो सेपरेट किया। और आप क्या देख रहे हो कि दिस पार्ट इज अ रेक्टेंगुलर पोर्शन। ये एक सरफेस है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। हाँ, और यदि हम ऐसे देखें तो इसमें बहुत सारी लाइन्स हैं और हर लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो They separate one part of the space from another and are said to have no thickness। जो लाइन्स हैं उनमें कोई थिकनेस नहीं है। लाइन को क्या अज्यूम करेंगे, ब्रेथलेस लेंथ। द बाउंड्रीज ऑफ द सर्फेसेस आर कर्व। और जो बाउंड्रीज हैं किसी भी सरफेस की, वो या तो ऐसी स्ट्रेट लाइन वाले कर्व होंगे या इस तरह से कोई कर्व हो जाएगा, है ना। दिस लाइन्स एंड इन पॉइंट। यदि लाइन है तो उसका एंड किस में होगा, पॉइंट में। एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। और यदि हम बीच में भी देखें तो हमें बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो कंसिडर द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट। यदि हम सॉलिड से पॉइंट में आए तो आपको क्या पता चला, सॉलिड में आपका 3 चीज़ें थी। सॉलिड में देयर वर 3 थिंग्स। सॉलिड में 3 चीज़ें थी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट।
जब आपने उसको सॉलिड से सरफेस में चेंज किया तो सरफेस में क्या हो गया, देयर वर ओनली टू थिंग्स, लेंथ एंड ब्रेथ। और इसको भी हमने उठा करके पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया कि देयर आर पॉइंट्स, तो पॉइंट में देयर इज ओनली लाइन, लाइन में क्या हो गया, देयर वर टू डायमेंशंस, और पॉइंट में आपका क्या हुआ, कोई पॉइंट ही नहीं, कोई वही नहीं है। लाइन में एक ही डायमेंशन है, लाइन में सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ नहीं है, और जो पॉइंट है उसमें ना लेंथ है ना ब्रेथ है ना हाइट है, ठीक है। तो 0 to 1 डायमेंशन, 1 से 2 डायमेंशन सरफेस, और 3 डायमेंशन आपका कोई भी ऑब्जेक्ट। तो दिस इज हाउ यूक्लिड डिसाइडेड ऑल दिस थिंग्स। तो अब उनकी जो डेफिनेशंस है, उन्होंने टोटल 23 डेफिनेशंस दिए, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर हमारे काम की कुछ हैं 7 डेफिनेशंस जो आपको याद रखनी है। स्पेशली अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। तो पॉइंट को हम जनरली डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, हम छोटा सा डॉट बनाते हैं तो वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, पर ये बहुत बड़ा है, यूक्लिड के हिसाब से बहुत ही बारीक होना चाहिए। अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, 0 डायमेंशन। अ लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, लाइन में सिर्फ लेंथ होना चाहिए, ब्रेथ नहीं होना चाहिए। काफ़ी मोटी मेरी लाइन, बिल्कुल पतली, बाल होता है ना आपका, उससे भी पतली। फिर क्या बोल रहा है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइन के एंड्स जो हैं वो पॉइंट्स हैं। द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ, जो स्ट्रेट लाइन है वो खुद बहुत सारे पॉइंट्स से बनी हुई है। देखो ये स्ट्रेट लाइन यदि हम बनाए तो ये जितनी लंबी लंबी लाइन है उन सबको हम डॉट बना करके यदि ज्वाइन कर दें तो दैट विल बी अ पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन। सरफेस इज दैट विच इज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, जो सरफेस है, जो फ्लैट सरफेस है, जैसे ये बोर्ड है तो इसमें 2 ही प्ले है, लेंथ है और ब्रेथ है, हाइट नहीं होना चाहिए, थिकनेस नहीं होना चाहिए उसमें। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स, जो एजेस है सरफेस की वो क्या होती है, लाइन्स होती है। हम यदि कोई भी ऐसे हमने बॉक्स बना दिया तो इसकी जो एंड्स है ये लाइन्स है, दिस इज़ अ लाइन, दिस इज़ अ लाइन। हाँ, ये हम यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लाइनें बनाते जाएं तो ये हमारा सरफेस बन जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इट सेल्फ, वो मैंने आपको अभी बता दिया। आप एक काम कर सकते हो, पता है, आप यदि आपके टीवी स्क्रीन का या कंप्यूटर स्क्रीन का, लैपटॉप का फ़ोटो खींचोगे मोबाइल में तो आपको बहुत सारी उसमें लाइनें दिखेंगी। हमको ऐसे जब हम आँख से देखते हैं तो हमें उसमें कहीं लाइनें नहीं दिखती, पर जब हम उसमें देखते हैं, फ़ोटो खींचते हैं तो बड़ा लाइन आ जाती है। तो क्या हुआ कि प्लेन सरफेस किससे बना, लाइन से बना, पता चल गया आपको। इफ़ यू केयरफुली स्टडी दिस डेफिनेशंस, आपको क्या पता चलेगा, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। जैसे बोला कि पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट, पार्ट किसका, ये तो बताया ही नहीं। फिर आपको बोला ब्रेथलेस लेंथ, तो व्हाट इज़ ब्रेथ, व्हाट इज़ लेंथ, ये तो बताया ही नहीं। तो ये सब क्या कहलाती हैं, या इवनली, लाइज इवनली, व्हाट डज दैट मीन। हाँ, हमको एजेस जो हैं, सरफेस है, ये सब बातें हम देख सकते हैं बट वी कैन नॉट डिफाइन देम, तो दे आर नोन एज अनडिफाइंड टर्म्स, वो उनको अनडिफाइंड ही रखना पड़ा। इफ़ यू फुल्ली स्टडी दिस डेफिनेशंस यू फाइंड दैट सम ऑफ द टर्म्स लाइक दिस आर नॉट डिफाइंड। तो इन सबको डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि कुछ टर्म्स हमको अनडिफाइंड ही रखनी पड़ेंगी, है ना। तो ओके, ये डेफिनेशन में प्रॉब्लम्स आ गई तो सम चीज़ें फिजिकल मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हो पर डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज अनडिफाइंड टर्म्स। अब अपनी डेफिनेशंस के बाद उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके विथ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड, जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्या कहते हैं, एक्सियोम्स, यूनिवर्सल ट्रूथ। These assumptions are actually obvious universal truth, ये बात याद रखिए। What are axioms? Axioms are obvious, ऐसा ही होगा और कुछ हो नहीं सकता। They are obvious universal truths. He divided them into 2 types, उसने उसको भी 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। एक था आपका एक्सियोम और दूसरा है पॉस्टुलेट। एक्सियोम क्या है, जो मैथ्स में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, और पॉस्टुलेट क्या है, जो हम ओनली जियोमेट्री में अप्लाई करेंगे, दे आर नोन एज पॉस्टुलेट्स, ठीक है। Postulate for the assumptions that were specific to geometry, common notions often called axioms on the other hand were assumptions used throughout mathematics and not specifically linked to geometry. तो अब इनके बारे में पढ़ने के लिए हमको यूक्लिड के कुछ एक्सियोम पढ़ने हैं, पर ये उस ऑर्डर में नहीं है जिस ऑर्डर में यूक्लिड ने दिया था,
ठीक है, दे आर इन एनी ऑर्डर, पर हमको ये एक्सियोम्स याद रखने हैं, क्योंकि एक्सियोम्स जब हम जैसे हमने बेटा ज्योमेट्री पढ़ा, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स वगैरह, उसमें हमको हर चीज़ का रीज़न लिखना पड़ता था ना। तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें वहाँ भी हर बात का रीज़न लिखना पड़ेगा, और वो रीज़न जनरली आपका क्या होगा, आइदर एक्सियोम और पोस्टुलेट। मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सियोम्स के आते हैं, तो एक्सियोम्स हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो हम उसमें ऐसा नहीं लिख सकते यूजिंग एक्सियोम 1, एक्सियोम 2, हमको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स एंड होल्स आर इक्वल, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स एंड रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो हमको एज इट इज़ जैसा बुक में एक्सियोम है, हमें वो एक्सियोम का स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आपको सिंपली कोई भी ऐसे भी लिख देते हैं कि राइट एनी 2 यूक्लिड्स एक्सियोम, या 3 लिखो, 2 या 3 यूक्लिड के एक्सियोम लिखने को आ जाते हैं। तो आपको ये सारे याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट एक्सियोम क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वो चीज़ें जो एक दूसरे के बराबर है वो आपस में भी बराबर होती हैं। तो देखो इसके लिए मैंने क्या किया, आपका इनको समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी में जो हम चैप्टर्स कर चुके हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस उठा लिए जिसमें हमने कंसेप्ट यूज़ किया। जैसे यहाँ पर अपन ने क्या किया था, हमको क्वेश्चन दिया था कि ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है। मैंने इस साइड को नाम दे दिया ए और इसको दे दिया सी, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या है कि ए सी के इक्वल है। फिर हमको बोला था कि इसको हमने प्रोड्यूस किया, बी ए को प्रोड्यूस किया एक पॉइंट डी से, सच दैट कि डी ए सी ए के इक्वल है, डी ए बी ए के इक्वल है, ऐसा कुछ दिया था। तो मतलब ये वाली साइड यदि इसके इक्वल है, वी कैन राइट ए बी के इक्वल है। तो इससे क्या पता चला, ए सी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया था कि बी और सी भी आपस में इक्वल है। इफ़ 2 थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। बी और सी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ऐसा हमने किया था। तो ये एक्सियोम ही तो है, इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। याद रहेगा आपको। तो ये आपका फर्स्ट एक्सियोम है। दिस इज हाउ वी यूज द एक्सियोम। ठीक। सेकेंड एक्सियोम क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स को इक्वल्स में ऐड करेंगे, द होल्स आर इक्वल। यदि दो चीज़ें आपस में इक्वल है और उसमें हमने कोई इक्वल चीज़ ऐड कर दी तो जो आएगा वो भी इक्वल होगा। देखो अभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको याद होगा अभी अभी किया है हमने, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। और हमने क्या किया, हमको जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना था उसके लिए हमने ये वाला जो पोर्शन था, यदि हम इन दोनों को एक्स एक्स बोल दें और इसको वाई बोल दें, तो हमने इस रेड वाले पोर्शन में, ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने इसमें भी वाई ऐड किया, इसमें भी वाई ऐड किया, तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल। हमने किया था ना इस तरह से, इस एंगल में बी ए सी, हमारे पास क्या था, एंगल बी ए डी वॉज इक्वल टू एंगल सी ए ई, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। और हमने दोनों में क्या ऐड कर दिया, एंगल डी ए सी, इसमें भी ऐड कर दिया एंगल डी ए सी। तो जो आया, क्या आया, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास ये आया था एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, ये आ गया था ना। तो हमने ये क्यों लिखा था, इसीलिए लिखा था क्योंकि यूक्लिड का ये एक्सियोम है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। याद आया। इसी के दूसरा एप्लीकेशन क्या था बेटा, अभी आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमको इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था, हाँ इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था इस वाले ट्राइंगल से, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। पर जब हमें ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है तो हमारा ये वाला एंगल पूरा इक्वल होना चाहिए था, ये एंगल और ये एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। हमने यहाँ भी ये एंगल डी पी ई या ई पी डी ऐड किया, तो ये एंगल पूरा एक्स प्लस वाई, ये भी एक्स प्लस वाई, ये आपस में इक्वल हो गए थे। बात समझ में आई। तो ये हम क्यों कर पाए, क्योंकि यूक्लिड ने बता दिया था एक्सियोम कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। हमने इक्वल में इक्वल ऐड किया तो जो आएगा वो इक्वल होगा। ऐसे ही इसका उल्टा होता कि यदि हमको बोला होता कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और हमें सपोज इस एंगल को इक्वल करना होता,
ये वाले पोर्शन को, तो हम दोनों में से ये माइनस कर सकते थे, कॉमन एंगल हटा देते। तो ये x प्लस वाई के इक्वल है, तो हमने y कैंसिल किया तो x भी आपस में क्या आ गए, इक्वल। तो ये क्या एक्सियोम हो गया, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो जो बचे के लिए क्या आएगा, रिमाइंडर्स। वर्ड्स का ध्यान रखना, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। जब ऐड किया तो जो बन के आया वो होल है, और जब सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर्स, हाँ, इक्वल्स आर इक्वल, दिस आर इक्वल, इक्वल बहुत सारा है, पर जब ऐड किया तो होल इक्वल है, और सब्ट्रैक्ट किया तो जो बचा है दैट इज रिमाइंडर्स आर इक्वल। लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, उसको ध्यान से पढ़कर सही लिखिए, ठीक। नेक्स्ट है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये सुपरपोजिशन के काम आता है। यदि मेरे पास एक लाइन है यहाँ पर और एक और लाइन ये है, और मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूँ और ये इसको कोइंसाइड कर ले, ये कोइंसाइड कब करेगी, जब ये इसके बराबर होगी। तो यदि मैंने इसको उठा करके, एक और ट्राइंगल है मेरे पास सपोज, और मैं इसको उठा के इस पर रखूँ और एक कोइंसाइड कर ले, तो ये दोनों बराबर होंगे। अभी कोइंसाइड नहीं कर रहे तो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, है ना। ये आपको पता चल गया कि दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, पर यदि कोइंसाइड कर जाते तो दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट और आपका एक्सियोम क्या है, द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट। पूरा पोर्शन किसी भी चीज़ का पार्ट से ज़्यादा होता है। जैसे फॉर सपोज फॉर दिस ट्राइंगल, यदि मैं ट्राइंगल का ये एंगल देखूँ तो ये एंगल इस ट्राइंगल से कम होगा, ये जो साइड है ये पूरे ट्राइंगल से कम होगी। या इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल पता है कौन सा है, हमने ASA का प्रूफ किया था। हाँ, हमने ASA का स्टेटमेंट प्रूफ किया था, तो आपको याद होगा कि इसमें क्या हो गया था ASA में, कि जब हमारे पास क्या था कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये इंक्लूडेड साइड इक्वल है, और हमको प्रूफ करना था कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने क्या अज्यूम किया था कि ये P पॉइंट जो है AB के ऊपर, वो तो BP एंड DE आर इक्वल, है ना, कि P पॉइंट कहीं भी हो सकता है, या तो BP AB DE के इक्वल हो सकती है, AB DE से ग्रेटर हो सकती है, AB DE से स्मॉलर हो सकती है ना। तो हमारा यदि ये बड़ी है तो हमने इसके ऊपर कोई पॉइंट लेकर के इसको ज्वाइन कर दिया था इससे, तो आपका ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ऐसे ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। और CPCT से क्या आया था कि ये वाला एंगल, ये इतना एंगल BCP, हमने CPCT से क्या प्रूफ किया था, एंगल BCP इक्वल है एंगल BCP EFD के। ये हमने प्रूफ किया था CPCT से कि हमारा ये आपस में इक्वल हो गए। तो क्या हुआ, पर क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन था कि एंगल EFD तो इक्वल है एंगल BAC के, दिस इज इक्वल टू एंगल BAC। ये दोनों एंगल इक्वल गिवन थे, हाँ। तो हमने बोला ये एंगल x है, ये एंगल x है, ये दोनों x हैं, पर हमारे पास पहले से था कि ये पूरा एंगल x है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, पर हमें क्या नज़र आ रहा था कि ये वाला एंगल जो छोटा वाला ब्लैक है ये तो इस पिंक का पार्ट है, तो पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल। पार्ट पूरे के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये कब पॉसिबल है, तभी जब ये कोइंसाइड कर जाए, हाँ, ये दोनों आपस में इक्वल हो। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों चीज़ें लग गई, ये पॉइंट सेम पॉइंट होंगे तभी ये पॉसिबल, ऐसा किया था अपन ने। तो बेटा ये दोनों एक्सियोम आपके यहाँ पर लग गए कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर एंड द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ठीक है। दोनों का यूज़ बता दिया। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर एंड थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखो याद करना बड़ा आसान है, थिंग्स जो डबल हैं, जो इक्वल चीज़ का डबल है वो भी इक्वल है, इक्वल का हाफ कर दोगे तो भी इक्वल है। इसको हमने ज्योमेट्री में यूज़ कैसे किया था, डबल और हाफ, आपको याद हो तो ये हो गया, ये हो गया, ओके, ये भी हो गया, इसका काम हो गया। ये क्वेश्चन, ये आपका NCERT का एग्जाम्पल था। इसमें हमको क्या गिवन था कि ये पैरेलल लाइंस नहीं है, हमको प्रूव करना है, पर ये जो एक्सटीरियर एंगल्स है दे आर इक्वल, और ये जो लाइंस है ये पैरेलल है, ये एक्सटर्नल एंगल्स इक्वल है एक्सटीरियर एंगल, ये दो लाइन है दे आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बने हैं वो इक्वल है, और उनके बाइसेक्टर्स जो हैं
वो पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना था कि ये लाइन भी पैरेलल है। तो हमारे पास क्या है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हमने क्या कहा था कि इनके हाफ भी इक्वल होंगे। यदि ये पूरा एंगल आपका एंगल ए बी क्यू, क्या गिवन है, एंगल ए बी क्यू इक्वल है एंगल बी सी एस के, तो हमने क्या बोला कि इनका हाफ कर दें, तो हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, जो चीज़ें इक्वल है उनके हाफ भी इक्वल होंगे। अब ये इक्वल हो गए तो फिर हमने बोला ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल है मतलब लाइंस पैरेलल है। फिर लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी इसके, ये वाला एंगल इसके भी इक्वल हो जाएगा, है ना। ये इस तरह से हमने किया था। सेम वे में बेटा डबल करने के लिए हमारा ये जो क्वेश्चन था, कहाँ गया, ये माइनस वाला सब्ट्रैक्शन वाला, देखो सब्ट्रैक्शन के लिए हमने ये भी यूज़ किया था। हमने थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, हमने क्या किया था, एंगल आर ओ एस को रिप्रेजेंट किया था। कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया था, एक बार हमने इसमें लिखा था एंगल आर ओ एस किसके इक्वल है, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, ये लिखा था हमने। और दूसरी बार हमने लिखा था कि एंगल आर ओ एस कैन बी रिटन एज एंगल पी ओ आर माइनस पी ओ एस, एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमने लिखा था। हाँ, तो ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। और फिर हमने ये आपका क्यू आर और पी ओ आर दोनों क्या थे 90, तो हमने इनको जब ऐड किया था तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया था बिकॉज इक्वल्स है, तो इक्वल्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो जो बचेगा वो भी इक्वल होगा, है ना। और एक क्वेश्चन आपका था ये वाला, इसमें हमने क्या यूज़ किया था, इसमें यदि हमको दिया है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो यदि हम इन दोनों में ये वाला पोर्शन ऐड कर दें तो ये बी ई और ये सी डी भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट सीपीसीटी से ये इक्वल। और यदि पूरी साइड इक्वल दी है तो आप ये वाला पोर्शन माइनस करके हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये पोर्शन इसके इक्वल है। ठीक है, तो ऐड भी हो जाता है, सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है, दोनों चीज़ हो जाती है। अब आपका एक फिगर वाला, एक सेकेंड, ये रहा, नहीं ये नहीं, ये भी नहीं, कहाँ चला गया, चलो वो जो डायग्राम था ना मुझे याद है, ये लाइन है, एंगल है, ये मतलब ये ट्राइंगल है, ये एक्सटेंडेड साइड है। फिर आपका क्या था, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहा है। यहाँ पर आपको प्रूफ करना था कि ये एंगल इसका हाफ है, तो हमने यहाँ पे डबल किया था ना, हमने इसको एक्स एक्स बोला था, इसको वाई वाई बोला था, फिर हमने बोला था 2y इक्वल टू एंगल पी क्यू आर एस टी, एंगल 2y इक्वल टू पी प्लस 2x और y इक्वल टू x प्लस एंगल t। अब ये आपस में इक्वल है तो हमने इसका डबल किया, वो भी इक्वल आएगा, तो इसका डबल किया तो 2y इक्वल टू 2x प्लस एंगल t हुआ। फिर ये दोनों आपस में इक्वल है, टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, ये 2y इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। फिर हमने इसी से क्या किया था, p प्लस 2x इक्वल टू 2x प्लस यहाँ 2 टाइम्स t आएगा, 2x प्लस 2 टाइम्स t। फिर 2x कैंसिल, ये क्यों कैंसिल कर पाए, क्योंकि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, है ना। तो ये सारी बातें, आपका एंगल p इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल t हो गया। अब एंगल p 2 टाइम्स t के इक्वल है तो हमने क्या किया, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो हाफ ऑफ एंगल p इक्वल टू एंगल t। इफ टू थिंग्स आर इक्वल देयर हाफ्स आर इक्वल। कितने सारे एक्सियोम आपके इस एक क्वेश्चन में यूज़ हो गए। ठीक है, तो हम ये सारे क्वेश्चन इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास ये आपका, अच्छा ये रहा डायग्राम वाला, ठीक, तो हमारे पास यूक्लिड ने सारे एक्सियोम दिए हैं, उसकी वजह से हम कर पाते हैं। अब आपका है दिस कॉमन नोटेशंस रेफर टू मैग्नीट्यूड ऑफ सम काइंड, द फर्स्ट कॉमन नोशन कुड बी अप्लाइड टू प्लेन फिगर्स।
फॉर एग्जांपल हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यदि इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है स्क्वायर के, तो हम क्या कह सकते हैं कि तीनों का एरिया इक्वल है। पर मैं रेक्टेंगल के एरिया को किसी और के वॉल्यूम से कंपेयर नहीं कर सकती। एरिया कैन बी कंपेयर्ड विथ ओनली एरिया, वॉल्यूम कैन बी कंपेयर्ड विथ वॉल्यूम, ये बात ध्यान रखना। फिर बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड एंड एडेड, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। लाइन को हम रेक्टेंगल में ऐड नहीं कर सकते, ना हम एंगल को पेंटागन से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, सेम चीज़ें ही कंपेयर होती है। द फोर्थ एक्सियोम गिव्स above seems to say that if two things are identical, दो चीज़ एक जैसी हैं मतलब वो सेम है, then they are equal. In other words, everything equals itself. हर चीज़ खुद के बराबर होती है, आपको पता है, हाँ। It is the justification of the principle of superposition, जो है ना, things which coincide with one another equal to one another, वो superposition के प्रिंसिपल का जस्टिफिकेशन है। एक्सियोम 5 दे रहा है डेफिनेशन ग्रेटर देन की। एक्सियोम 5 क्या था, हाँ, कि द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट, मतलब होल पार्ट से बड़ा है, तो ग्रेटर देन बात आ गई ना, मोर देन लेस देन वाले कंसेप्ट, ये यहाँ से आ गया, ठीक। अब आपको क्या बोला है, गिव्स द, यदि आपके पास क्वांटिटी B है और क्वांटिटी A है, देन A कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ B एंड सम अदर क्वांटिटी C। यदि A और B दो चीज़ें हैं और A को यदि हम B प्लस C लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि A इज़ ग्रेटर देन B, B में B A का पार्ट है, A इज़ ग्रेटर देन B, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे क्या शुरू होते हैं बेटा, ये हमारे हो गए एक्सियोम्स। नाउ वी विल मूव टू पोस्टुलेट्स। नाउ लेट अस डिस्कस यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। यूक्लिड ने टोटल कितने पोस्टुलेट्स दिए, 5। फर्स्ट पोस्टुलेट है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। यदि हमने से 2 पॉइंट बना दिए तो हम इनको ज्वाइन करते हुए कहीं भी हो वैसे स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है, सिंपल सी बात है, पर ये याद रखना है आपको, ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट है। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब इससे एक बड़ा भारी एक एक्सियोम निकलता है कि भाई आपके पास यदि एक पॉइंट है तो इससे इनफाइनाइट लाइन जाएगी, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास होगी, दूसरे पॉइंट से भी बहुत सारी लाइन पास हो रही है, पर इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन एक ही होगी। जो P से पास होके Q की तरफ जाए दैट इज़ ओनली वन लाइन, जो Q से स्टार्ट होके P की तरफ जाए दैट इज़ द ओनली वन लाइन। मतलब एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन जा रही है, दूसरे पॉइंट से भी इनफाइनाइट लाइन जा रही है, पर उन दोनों पॉइंट से होकर के जाने वाली लाइन यूनिक है। हमने लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट किए हैं, आपको पता है कि 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती है ना, 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन यूनिक लाइन होगी। अब इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, हाँ, इनके ऊपर आपके बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, पर 2 पॉइंट से होकर के जाने वाली लाइन एक यूनिक लाइन ही होगी। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ एन एक्सियोम। ये एक एक्सियोम है। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्या बोल रहा है यूक्लिड कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, ठीक है। तो इनके प्रूफ नहीं है, ये एक्सियोम से आपको सिंपल ये स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। फिर क्या बोला, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट इज अ टर्मिनेटेड लाइन। व्हाट इज अ टर्मिनेटेड लाइन? टर्मिनेटेड लाइन मतलब जिसको आजकल हम लाइन सेगमेंट कहते हैं ना, उसको उतना पुराने टाइम में टर्मिनेटेड लाइन कहते थे, ठीक है। तो टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। तो यदि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ये ए बी, तो आप इसको भी इधर इनडेफिनेटली ले जा सकते हो जितनी दूर ले जाना है, इसको भी इधर आप जितना ले जाना है आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो इनडेफिनेटली। कोई बड़ी बात नहीं है, सब बातें आपको पता है, हाँ। जो बातें हम पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी बातें आप जानते हो, पर आप इसको एज यूक्लिड्स पोस्टुलेट या यूक्लिड्स एक्सियोम है ये नहीं जानते हो। तो बस आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि ये यूक्लिड का एक्सियोम है, ये यूक्लिड का पोस्टुलेट है, क्योंकि एग्जाम में वही काम आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, ये आपका सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट बड़ा सिंपल सा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप कहीं पे भी कोई भी सेंटर ले लो, कितनी भी बड़ी रेडियस ले लो और आप सर्कल बना दो,
हाँ, कहीं भी सर्कल ले लिया, कहीं भी पॉइंट ले लिया, कोई भी रेडियस लेकर के आप कंपास घुमाना शुरू कर दो, आपके सर्कल बन जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है इसमें, इट्स सिंपल टू रिमेंबर। हाँ, समझने में भी कुछ नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल है दुनिया में वो सब इक्वल है। देखो पहले के ज़माने में बात राइट एंगल्स की टर्म में होती थी। 90 डिग्री नहीं चलता था, उस वक्त पता नहीं था उनको, तो वो क्या बोलते थे कि सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। अभी आपको तो सिंपल पता है कि सारे राइट एंगल 90 डिग्री के हैं और सब 90 डिग्री के, तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो आपको सिंपल ये याद रखना है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये आपके 4 पोस्टुलेट हो गए। और 5th का पोस्टुलेट का मतलब क्या है कि यदि आपके पास 2 लाइन हैं और उसके ऊपर एक तीसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो जिस तरफ अंदर की तरफ, जिस तरफ इन दोनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम है, उस तरफ हम इन लाइंस को एक्सटेंड करें तो दे विल इंटरसेक्ट। यदि मैं इस लाइन को इधर प्रोड्यूस करूं तो ये लाइन दूर 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 जा रही है, इनके बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है, दे विल नेवर इंटरसेक्ट इन दिस साइड। हाँ, पर इस तरफ जिधर एंगल 180 से कम है उधर वो क्या कर जाएंगे, दे विल मीट ईच अदर। दिस इज़ 5th पोस्टुलेट। और 5th पोस्टुलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखने को आता है, इसका प्रूफ आता है। तो हम कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे 5th पोस्टुलेट। पर आज के लिए आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको सारे एक्सियोम लिख करके भेजना है। यू नीड टू सेंड अ PDF जिसमें आपने सारे एक्सियोम ट्वाइस, 2 बार सारे एक्सियोम, 2 बार सारे पोस्टुलेट लिख करके भेजो। और ये बिल्कुल याद कर लेने हैं तुम्हें, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक, बाकी एकदम सिंपल कंसेप्ट है और एक बार ज़रूर बुक से पढ़ो। थैंक यू।